हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे मई करंट अफेयर्स के बारे में। ये अपना 5वां लेक्चर है। अपन इसमें चर्चा करेंगे आज राजस्थान से जो करंट अफेयर्स है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें जो विभिन्न पुरस्कार दिए गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, साथ ही आर्थिक गतिविधियां क्या कुछ रही है मई के महीने में, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। आज का पहला टॉपिक है अमाल क्लूनी पुरस्कार के बारे में। तो गाइस, जो अमाल क्लूनी पुरस्कार है वो ब्रिटेन का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है, जो कि दिया गया है आरती को। आरती है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जो कि एक ई रिक्शा चालक है। गाइस, आरती है वो उन्होंने पिंक ई रिक्शा के जरिए जो युवा लड़कियां हैं उनको प्रेरित किया था, उनको बढ़ावा दिया था। इसी के लिए इन्हें अमाल क्लूनी पुरस्कार है वो ब्रिटेन का बहुत ही बड़ा पुरस्कार है जो इन्हें दिया गया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 वो दिया गया है जेनी एपेन ब्रेक माइकल हाफमैन को। दो लोगों को दिया गया है, माइकल हाफमैन को और जेनी एपेन ब्रेक को दिया गया है। इनकी पुस्तक है केरोस। तो ये जो पुस्तक लेखक होता है उसको दिया जाता है। इस बार जो पुस्तक है वो केरोस को दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। गाइस, ध्यान रखना 2022 का जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो भारतीय लेखिका गीतांजलि को दिया गया था। उनकी पुस्तक का नाम था टॉम ऑफ सैंड। क्या नाम था? टॉम ऑफ सैंड। नेक्स्ट, प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के बारे में। दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है जिसे यूनेस्को गिलर्मो केनी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार है वो 2024 है। वो दिया गया है फिलिस्तीन पत्रकार को। क्या हो रहा है कि जो फिलिस्तीन, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो अभी विद्रोह हो रहा है, जो गाजा संकट वहां पर बहुत ही ज्यादा न्यूज का मुद्दा बना हुआ है। तो गाजा जो क्षेत्र है, जो मिस्र के और इजराइल के बीच का जो बॉर्डर का इलाका है उसे कहते हैं। वहां पर जो लोगों के प्रति जो हिंसाएं हो रही है, कार्यवाही हो रही है, उनको ये कवर करने के लिए फिलिस्तीनी पत्रकार को यह पुरस्कार दिया गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। आगे है नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024। गाइस, यह पुरस्कार है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को दिया गया, जो कि बेंगलुरु में स्थित एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसे दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 दिया गया है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि पुलित्जर पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो गाइस, ये पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थात जो ये न्यूज वगैरह कवर करते हैं पत्रकारिता में, उनमें जो भी कोई अच्छा काम करता है उसके लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे है रिस्किन बॉन्ड के बारे में। दोस्तों, रिस्किन बॉन्ड को है वो साहित्य अकादमी का फेलोशिप सम्मान दिया गया है। जो भारतीय एक प्रख्यात लेखक है, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार इसे दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। आगे है अमेरिका स्पेस फाउंडेशन का सर्वोच्च सम्मान है जॉन एल जैक स्वेट जूनियर अवार्ड 2024। ये किस भारतीय एजेंसी को दिया जा रहा है? तो दोस्तों, यह पुरस्कार है वो चंद्रयान मिशन जो भी लॉन्च किया गया था अपने अगस्त में। चंद्रयान 3 मिशन है, उसकी जो टीम है जिन्होंने अपने चंद्रयान, जो अपना चंद्रयान मिशन है तीसरा वाला, फर्स्ट सेकंड वाला तो फेल हो गया था अधपड़ा। तो जो जो अपना चांद है उसके साउथ पोल पर जो यान है उसे उतारने के लिए ये पुरस्कार इस टीम को दिया गया, चंद्रयान 3 मिशन की टीम को। नेक्स्ट चर्चा करते हैं 77वें कांस फिल्म महोत्सव के बारे में। तो दोस्तों, 77वें कांस फिल्म महोत्सव है, इसमें ग्रांड प्रिक्स अवार्ड है वो ऑल बी इमेजिंग एंड एज लाइट को दिया गया है। इसके निर्देशक है पायल कपाड़िया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है वो अनुसुईया सेन को दिया गया, जिनकी फिल्म का नाम है द सेमलेस। यह पुरस्कार है, पहली भारतीय अभिनेत्री है जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही पियरे एजिनिक्स एक्सीलेंस अवार्ड है वो संतोष सिवन को दिया गया सिनेमेटोग्राफर के लिए। ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। कांस फिल्म महोत्सव सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है पाम डी ओर। यह पुरस्कार है अनुरा को दिया गया है। आगे है
दूसरा लता दीनानाथ मंगेश पुरस्कार। दोस्तों ये लता दीनानाथ मंगेश पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। क्या हुआ था कि जब लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था फरवरी 2022 के आसपास, तब इनके परिवार और एक ट्रस्ट ने इनके नाम पर लता दीनानाथ मंगेश पुरस्कार अवार्ड की स्थापना की थी। ये पुरस्कार पहली बार है 2022 में वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, लेकिन पुरस्कार है लता दीनानाथ वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। आगे है ऑस्कर ऑफ साइंस। ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार है जिसे ब्रेक थ्रू पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह 2024 का पुरस्कार है वो मिशेल सोडले नामक वैज्ञानिक को दिया गया है। इन्हें दिया गया मिशेल सोडले को दिया गया ऑस्कर ऑफ साइंस ब्रेक थ्रू पुरस्कार। आगे है पूर्णिमा देवी वर्मन के बारे में। दोस्तों पूर्णिमा देवी वर्मन को है वो बीटल गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है। यह अवार्ड है वो कैंसर से लड़ने वाली जीन संबंधी प्रतिरक्षी कोशिकाओं पर रिसर्च करने के लिए दिया गया, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय वैज्ञानिक है पूर्णिमा देवी, उनको दिया गया है बेटल गोल्ड अवार्ड 2024। आगे है इस भारतीय उद्योगपति को किस मानवतावादी सम्मान 2024 दिया गया है। तो गाइस ये अवार्ड है वो रतन टाटा को दिया गया है। आगे है आर्यभट्ट पुरस्कार के बारे में। दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार है वो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है, जो कि दिया गया है पावालुरु सुब्बाराव को। आर्यभट्ट पुरस्कार है वो पावालुरी सुब्बाराव को दिया गया है। एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया का यह महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यह अपन ने जाना महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के बारे में। तो इसमें शुरू करते हैं। पहली महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि, भारत और किस एक अन्य देश के मध्य मई 2024 में अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करने का समझौता हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में मालदीव के साथ यह समझौता किया गया है। क्या हुआ है कि जो डॉलर है उसके बढ़ते प्रभुत्व को कंट्रोल करने के लिए भारत है वो विभिन्न देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रहा है ताकि वह अपनी ही मुद्राओं में व्यापार कर सके, ठीक है। तो जो डॉलर का प्रभुत्व है, जो कि डॉलर की बहुत वैल्यू ज्यादा है, उसको कम करने के लिए और व्यापार को आसानी से करने के लिए तो भारत विभिन्न देशों के साथ अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करने की सोच रहा है। तो भारत है उन्होंने मालदीव के साथ ऐसा समझौता किया है। आगे है न्यू वर्ल्ड और हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कौन से दो शहरों में सर्वाधिक मिलियनर्स हैं। तो गाइज जो ये रिपोर्ट है उसके अनुसार दिल्ली और मुंबई भारत की सबसे रिच जो शहर है, सिटी है, वो मानी जाती है। आगे है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों इस रिपोर्ट ने कहा है कि भारत है वो 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा, ठीक है। भारत है वो सबसे बड़ा मार्केट उभर रहा है। भारत में जो तीसरा सबसे बड़ा मार्केट उभर रहा है उसके में 2026 तक जर्मन को और जापान को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। क्या है कि दोस्तों भारत में जो जनसंख्या पॉपुलेशन है, युवा पॉपुलेशन है, वो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर जनसंख्या की जो गुणांक है वो भारत के फेवर में है। युवा लोग ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा है, मार्केट बहुत अच्छी है। इस कारण भारत में जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है, एफडीआई यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इस तरह भारत है वो वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनकर उभरने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से मई 2017 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा कारोबार साझेदार कौन है। दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा कारोबार साझेदार है वो चीन है। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। मतलब कह सकते हैं कि सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा कारोबार साझेदार देश था वो अमेरिका था, अब चीन है। आप देख सकते हैं मार्केट में आपको बहुत सारी चाइनीज चीजें दिखेंगी, इसलिए जो भारत जो व्यापार करता है चीन के साथ वो जो अब भारत के लिए तो ये नेगेटिव रहता है लेकिन चीन के लिए सरप्लस में रहता है। और भारत है वो चीन से आयात तो ज्यादा करता है लेकिन निर्यात कम करता है। आगे है भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के बारे में। दोस्तों इस नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है उसको भारत सरकार के द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसके बाद में आती है महारत्न।
जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाती है उस हिसाब से इनको दर्जा दिया जाता है। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के बारे में बात करें, जिन्हें हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र का पीएसयू है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और ऊर्जा एफिशिएंसी है, उससे संरक्षण से जुड़ी हुई परियोजना है। उनको ये वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाता है, साथ ही अन्य तकनीकी सहायता आदि भी ये प्रोवाइड करवाता है। गाइस, जिस कंपनी की स्थापना है वो 11 मार्च 1987 के आसपास की गई थी, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये अपन ने जान लिया आर्थिक गतिविधियों के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। जो अपनी बहुत कुछ चीजें बच गई, जैसे प्रौद्योगिकी के बारे में या फिर अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं इसे रिलेटेड ओपन कल चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।